एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज मिले हैं, हम डिस्कस करेंगे आज यानी कि 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा A to Z हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेशन रहेगा इसके अंदर हम जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल, जैसे आप देखिए नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी से रिलेटेड, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से रिलेटेड जितने भी न्यूज आते हैं आपके, ठीक है, समिट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस, पर्सन्स इन न्यूज, डेली हर सेक्टर से रिलेटेड आपके पास नए नए न्यूज़ आते रहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका SSC है, बैंक है, रेलवेज या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, कैसे भी एग्ज़ाम्स, आप सबको पता है करंट अफेयर्स कितना ही इम्पॉर्टेंट, कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है ये टॉपिक। आप अगर है ना अपने सीनियर जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं या शायद आपसे जो जूनियर जिन्होंने भी आपके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करी है और उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया, देखना उनकी सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना वो करंट अफेयर्स करता है। इंसान सिलेक्शन से अगर चूकता है कुछ नंबर के लिए तो वो करंट अफेयर्स से रहता है। तो करंट अफेयर्स आप Day 1 से, आप जब तैयारी स्टार्ट करें अपने एग्जाम्स के लिए तो Day 1 से आप करंट अफेयर्स के ऊपर लग जाइए। करंट अफेयर्स स्टार्ट करें तो आपका जो बेसिक रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। कितने ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें जैसे प्री में करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते पर मेंस में आता है, तो लोग स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं कि जब मेंस आएगा तब पढ़ लेंगे। तब आपके पास हार्डली 1 महीने का टाइम होता है। ओके, 1 महीने का आपके पास टाइम है और आपके पास पिछले 3, 4, 5, 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। सो जो एक दिन में आपके पास 10-12 बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं, 15 न्यूज़ आ रहे हैं और आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर 1 महीने में कवर करना है। साथ ही साथ सिर्फ करंट अफेयर्स तो आ नहीं रहा है कि आप चलो ठीक है 1 महीने में 24 घंटे में से मान लो आप है ना 16 घंटे 12 घंटे पढ़ के आप करंट अफेयर्स निकाल लोगे। साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो है आपके, क्वांट को, रीजनिंग को, इंग्लिश को, सबको टाइम देना है। तो इसलिए करंट अफेयर्स अपन को Day 1 से स्टार्ट लेके चलना है। तो अपन जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिस पे एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस पूछता है। इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, पर्सन, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिताएं, साइंस टेक्नोलॉजी, नए नए पर्सन की नहीं, ऑब्जर्वेटरीज, ये जितने भी न्यूज़ है सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके, सबसे पहला हमारे पास जो न्यूज़ है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटेन वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। ठीक है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने लोकप्रिय नेता का खिताब बरकरार रखा है। इसका मतलब इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, वो टॉप पोजीशन पे थे, यानी लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले पोजीशन पे कौन थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। और इस बार वापस से आया है, इस बार भी टॉप रैंकिंग पे कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, ये जो लिस्ट है वो निकालती कौन है, यूएस की एक कंसल्टेंट फर्म है। कंसल्टेंट जैसे आप है ना TCS का नाम सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वैसे ही एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है। क्या नाम है इसका, मॉर्निंग कंसल्ट। ये जो एक फर्म है, फर्म यानी कि एक कंपनी समझ लो आप, एक फर्म है, कहाँ की है, यूएस की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। इसने ये लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग है क्या, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ये फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी आप देख लीजिए कितने 77% वोटिंग के साथ ये किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिको की, ठीक है। मैक्सिको के लोपेज ओब्रेडोर है जो कि क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लोपेज ओब्रेडोर है जो कि क्या है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, मैक्सिको के। 63% उनकी रैंकिंग आई है। अगली बात करें हम लोग तो एलेनिया बर्सेट, वो 3rd रैंक पे है, स्विट्जरलैंड के क्या है, प्रेसिडेंट है। 4th पे बात करें तो लुआला डी सिल्वा है जो कि प्रेसिडेंट है ब्राजील के। और 5th पोजीशन पे एंटोनी अल्बेनिस है जो कि प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। ये टॉप 5 रैंकिंग रही है, जो स्टार्टिंग जो 5 टॉप 5 रैंकिंग एग्जामिनर पूछता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछेगा, आपसे ये भी पूछ लेगा कि एंटोनी अल्बेनिस जो है ऑस्ट्रेलिया के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रैंकिंग इस बार क्या रही है। तो उनकी रैंकिंग क्या रही है आपकी
5th पोजीशन रहा है, ठीक है। और जैसे आपके बहुत पॉपुलर लीडर है यूएस, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि यूएस के कौन, राष्ट्रपति, इनकी रैंकिंग क्या रही है, तो इनकी रैंकिंग 7th रही है। ओके, क्या नाम है इनका, जो बाइडन, ठीक है, इनका नाम क्या है, जो बाइडन। और इनकी रैंकिंग क्या रही है, तो इनकी रैंकिंग इस बार रही है 7th पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 77% अप्रूवल मिला है। ये अप्रूवल ऐसे मिलता है कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे मॉर्निंग कंसल्टेंट जो ये कंपनी है, ये क्या करेगी, जितनी भी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, टोटल 22 ऐसे लीडर्स थे, ठीक है, टोटल 22 ऐसे लोकप्रिय लीडर्स चूज किए गए पूरे वर्ल्ड के अंदर से। फिर वो जिस जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उन कंट्रीज के लोगों से रिव्यूज लिया गया, पूछा गया कि उनको अपने लीडर कितने पसंद हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया वालों ने कहा, इंडिया में से 77% लोगों ने कहा हमें मोदी जी पसंद है, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट्स किनको मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इसी लोकप्रियता से एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग कि अभी जो 2024 के अंदर, ठीक है, 2024 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसी से हम थोड़ा गेस तो कर ही सकते हैं कि शायद नेक्स्ट टर्म भी मोदी टर्म आएगा, अगली बार भी हमारा जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो सकते हैं। कुछ गेसिंग हम कर सकते हैं क्योंकि 77% लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पसंद है ना। अब देखिए जो बाइडन 40%, ठीक है, 40% लोगों ने कहा है, यानी यूएस के 40% लोगों ने कहा है कि उनको उनको अपना प्रेसिडेंट जो बाइडन पसंद है, वैसे जैसे 77% किनको, इंडियंस को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पसंद है। अब इसी फर्म ने एक और रैंकिंग निकाली है, ठीक है, वो रैंकिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरी रैंकिंग क्या है, ग्लोबल लेवल पे एक चीज पूछी गई है डिसअप्रूवल की। कौन सी रैंकिंग है, डिसअप्रूवल, ठीक है। ये जो डिसअप्रूवल रैंकिंग है, इसमें क्या अलग अलग लीडर्स से पूछा जाता है कि क्या मोदी जी आपको पसंद, कितने पसंद नहीं है, ठीक है, मोदी जी आपको नहीं पसंद है, तो कितने लोगों ने ऐसे बोला किस किस को मोदी जी नहीं पसंद है। सिंपल सी बात ये है, डिसअप्रूवल का मतलब ये है किन किन को मोदी जी नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसमें भी टॉप पे मोदी जी है, यानी सिर्फ सबसे कम वोटिंग मिली है मोदी जी को, यानी सिर्फ 18% लोगों ने कहा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनको सिर्फ 18% लोगों ने कहा है मोदी जी नहीं पसंद है, बाकी सब ने कहा हमें मोदी जी पसंद है। दो तरीके से रैंकिंग ली गई थी, एक जो इंडिया के लोगों ने वोट दिया, दूसरा ग्लोबल रेटिंग यानी ग्लोबल लीडर्स ने रेटिंग निकाली है। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और अगर लास्ट की बात करूं, लास्ट रैंकिंग किनकी बनी है, तो लास्ट पे है कनाडा, ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, अभी बहुत न्यूज में रहे थे, जस्टिन ट्रूडो, मे भी आपको याद हो, क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। इनको कितनी परसेंट इनको वोटिंग मिली है, 58% लोगों ने कहा है कि हमें जस्टिन ट्रूडो जी नहीं पसंद है, ठीक है। मोदी जी के लिए सिर्फ 18% लोगों ने हैंड रेज किया है, और जस्टिन ट्रूडो जी के लिए कितने ने, 58% ने लोगों ने कहा है कि हमको जस्टिन ट्रूडो नहीं पसंद है, ठीक है। ये हो गई आपकी रैंकिंग। और अगर ये देखा जाए तो ये जस्टिन ट्रूडो वाला जो मामला है, इसको एक चीज़ और से अपन है ना कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो निजर की हत्या की गई थी, खालिस्तानी लीडर थे निजर, उनकी हत्या की गई थी, तो जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था, इंडिया पे आरोप लगाया था, तो उसी के चलते में भी इनकी रैंकिंग डाउन हुई है। तो ये हमारा टोटल फर्स्ट न्यूज़ से आपका एक समरी वापस बता देती हूँ क्या है। मोदी जी फिर से टॉप पे रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने जो सर्वे निकाला है टॉप लीडर्स के, पॉपुलर लीडर, लोकप्रिय नेताओं की जो लिस्ट निकाली है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टॉप पे है। टोटल 22 लीडर्स के बीच में ये रैंकिंग निकाली गई थी। प्रेसिडेंट जो बाइडन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनकी रैंकिंग याद रखनी है आपको, 7th पोजीशन पे है आपके जो बाइडन, ठीक है। और अगर बात करें डिसअप्रूवल में कितना है, 18% वोट मिला है किनको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ये हमारा टोटल आपका पहली स्लाइड। आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ है आपके पास। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने एक भव्य समारोह में प्रथम खेल इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया है क्या, खेलो
इंडिया, ठीक है। क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भव्य समारोह में खेलो इंडिया, बहुत बार आप सुन चुके होंगे खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं, पर ये प्रथम क्यों लगाया हुआ है? यहाँ आप देखो, यहाँ आपको दिख रहा है इसके आगे प्रथम लगाया हुआ है, तो ये प्रथम क्या है? पैरा गेम्स। पहली बार पैरा गेम्स में खेलो इंडिया इवेंट रह रहा है। इसके पहले देखो, जैसे कि अगर बात करें अपन, तो जो आपका खेलो इंडिया इवेंट है, ठीक है, जो ये खेलो इंडिया गेम्स है, ये 2018 में स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट कब हुआ था? ठीक है, 2018 में ये स्टार्ट हो गया था। अभी तक 2018 से 2023 तक टोटल अगर बात करूं तो आपके 11 खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं। अभी तक टोटल 11 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं। और ये 11 खेलो इंडिया गेम्स कैसे अलग अलग कैटेगरीज में हुए हैं? कौन कौन से कैटेगरीज रहे हैं? यूथ, ठीक है, यूथ खेलो इंडिया गेम्स, दूसरा यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स, और एक और विंटर खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये इवेंट रह चुका है। अगर बात करें यूथ खेलो इंडिया गेम्स अब तक टोटल कितनी बार हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। अब तक टोटल कितनी बार हुआ है? 5 बार रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम और आपका विंटर खेलो इंडिया गेम, ये कितनी बार रहा है? तो ये आपका 3 बार रहा है। तो 5 3 8 9 10 11, अब तक आपके टोटल कितनी बार ये गेम्स खेले जा चुके हैं? तो ये गेम्स अब तक आपके टोटल 11 बार खेले जा चुके हैं, ठीक है। अब क्या है आपके पास? पैरा गेम्स। तो ये पहला पैरा गेम्स है, ठीक है। होने वाला कहाँ है? तो ये आपका इवेंट रहेगा कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये इवेंट कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली के अंदर। और अगर इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं हम लोग, जो आपका ये आपका पैरा गेम्स है, क्या हो गया इसको? हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ये है, ये अपने आप में कैसा है? पहला है। इस तरीके का पहला खेलो इंडिया गेम हो रहा है, ओके। और अगर बात करें ये इवेंट कहाँ रहने वाला है, तो न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इवेंट कहाँ रहने वाला है? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर 3 ऐसे क्या है? 3 ऐसे अलग अलग स्टेडियम्स है, ठीक है। 3 आपके अलग अलग स्टेडियम्स है जहाँ पे ये इवेंट रहेगा। कहाँ पे? एक तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, ठीक है। दूसरा कहाँ है? जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। और कहाँ रहेगा ये इवेंट? तो है आपके पास करनी से, ठीक है, करनी से शूटिंग रेंज, ओके। ये 3 अलग अलग जगह है जहाँ पे ये इवेंट रहेगा। आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, ठीक है। और अगर इससे और कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो इस बार मैस्कॉट क्या रहा है? आपसे हमेशा कोई भी गेम्स होते हैं तो उसका मैस्कॉट पूछा जाता है। तो इस बार इसका मैस्कॉट क्या है? तो उज्ज्वला इसका मैस्कॉट है। और उज्ज्वला क्या है? एक स्पैरो है, ओके, एक चिड़िया है, एक स्पैरो है। तो ये आपको आपके नेशनल गेम्स से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। कब? 2018 में पहली बार नेशनल गेम्स इंट्रोड्यूस किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ही जो कार्यकाल है उसके अंदर ही 3 अलग अलग टाइप के नेशनल गेम्स इस खेलो इंडिया गेम्स इससे पहले हो चुके हैं। जो यूथ खेलो इंडिया गेम है वो 5 बार रहा है। यूनिवर्सिटी और विंटर खेलो इंडिया गेम जो है 3 बार रह चुका है। पहली बार क्या हो रहा है? आपका पैरा गेम्स, ठीक है। इसका इनोग्रेशन किन्होंने किया है? अनुराग ठाकुर जी ने। ये भी आप लोग देख लो, अनुराग ठाकुर जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? तो आपके अनुराग ठाकुर, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? हम लोग ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है?
यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, क्या है इनके पास, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। साथ ही साथ इनके पास प्रसारण और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है इनके पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ये हमारे पास टोटल डेटा हो गया किससे, जो आपकी पैरा गेम्स इस बार रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगला है आपके पास न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट द एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर क्या करेंगे, वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, GPAI, ठीक है। ये GPAI एक समिट रहने वाला है, ठीक है। ये समिट रहेगा कहाँ पे, तो ये आपका समिट रहेगा न्यू दिल्ली के अंदर ही, न्यू दिल्ली के अंदर ही ये आपका समिट रह रहा है। कब से कब तक रहेगा, तो ये भी देख लो, ये आपके 3 दिन का ये प्रोग्राम है। कब से कब तक रहेगा, तो 12 दिसंबर से लेकर, यानी आज से लेकर कब तक, 14 दिसंबर तक ये आपका इवेंट रहेगा। कहाँ पे, मैंने कहा न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे, भारत मंडपम के अंदर। किन चीज़ों, किन मुद्दों के ऊपर बात किया जाएगा, तो भारत मंडपम पहली बात है कहाँ पे, तो भारत मंडपम है आपका प्रगति मैदान में, ठीक है। भारत मंडपम कहाँ है हमारा, तो भारत मंडपम आपका प्रगति मैदान के अंदर है। और अगर इसकी बात करें हम लोग, भारत मंडपम की बात करें तो ये बनाया कब गया था, तो आप भारत मंडपम पहली बार आपने कब सुनना स्टार्ट किया, जब G20 की डेक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन जो मीटिंग्स रही थी तब। न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो है ना 9th और 10th 2 दिन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्राइड वाली बात है। 9 और 10 सितंबर 2023 इस दिन क्या हुआ था, G20 की लीडर्स मीटिंग थी, यानी पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो लीडर्स थे, बड़े बड़ी कंट्रीज मीन्स G20 ग्रुप के, साथ ही साथ कुछ गेस्ट कंट्रीज थे, उनके लीडर्स इंडिया आए थे। भारत मंडपम में मीटिंग रही थी 9 और 10 सितंबर को। इसी के अंतर्गत, यानी ये बनाया कैसे गया था, तो G20 जो है, G20 इंडिया ने होस्ट किया है इस बार, तो G20 के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। G20 का टोटल जो बजट है वो 4100 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर टोटल बजट 4100 करोड़ रुपए है, उसमें से जो आपका 2700 करोड़ रुपए है, ये सिर्फ 2700 अकेला 2700 जो करोड़ रुपए है, ये लागत आई थी भारत मंडपम बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और हेरिटेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये बिल्डिंग, हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी कन्वेंशनल सेंटर बिल्डिंग है। अगर बात करें हम लोग, तो इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर। GPAI का इनॉग्रेशन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये बेसिकली है क्या, तो इस पे जो वर्ल्ड लीडर्स है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर, कैसे वर्ल्ड लीडर, टोटल 29 कंट्रीज की, ठीक है, 29 देश के, अलग अलग देशों के लीडर्स इंडिया आएंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप लोग आजकल एक वर्ड सुन रहे होंगे, डीप फेक, ठीक है। डीप फेक एक वर्ड सुन रहे होंगे, बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में। अगर आप सोशल मीडिया और चला रहे हैं, इनसे अवेयर, इनसे अपडेटेड है, तो ये वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, मीन्स मैन्युपुलेट कर देती है चीज़ों को, मीन्स कुछ सच्चाई कुछ और है, और आपको कुछ उसमें कुछ छेड़खानी करके आपको कुछ और चीज़ परोसा जा रहा है। भोली वाली जनता क्या करती है, उसको सच मान के बैठ जाती है। तो इन सब चीज़ों को क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदे ले सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, ये मुद्दा है, ये बात है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है, जो टेक कंपनीज आप जानते होंगे, बहुत सारी आपके पास टेक कंपनीज है, IT से रिलेटेड, वो सारी कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। कौन कौन सी कंपनीज है, देखिए, इंटेल, हम सब जानते हैं इंटेल के बारे में, ओके। और बात करूँ तो एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ कौन कौन सी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो इंटेल, मेटा,
मेटा से को तो हम सब जानते हैं, मेटा के एप्पल, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। आगे हम लोग बात करें तो और क्या है, गूगल, ओके, रिलायंस, जियो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आईटी बेस्ड है, वो सारे फर्म्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक आपके पास नॉर्मल छोटी सी न्यूज़ है, बट बहुत बड़ी सी भी न्यूज़ है, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर क्या है, पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। बेसिकली क्या है न्यूज़, आपको ये याद रखना है, हजीरा, ठीक है, हजीरा जो पोर्ट है, कहाँ पे, मुंबई के अंदर, उसको कनेक्ट करेगी, उसको कनेक्ट करने के लिए ताकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि जो भी माल पहुंचाना है बंदरगाह तक, ताकि वो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर अलग जगह चला जाए, दूसरी कंट्री में चला जाए, जहां भी हमें एक्सपोर्ट करना है डेस्टिनेशन पे, तो वहां तक पहुंचाने के लिए क्या है, पहला स्टील यानी पहला मेटल, ठीक है, मेटल की सड़क बनाई गई है, पहला मेटल का सड़क बनाया गया है, किसमें, कहाँ, इंडिया के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। क्या याद रखना है आपको, हजीरा पोर्ट जो कहाँ है, मुंबई के अंदर, इसको कनेक्ट करेगी ये, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट न्यूज है, पीएम लॉन्चेज विकसित भारत 2047। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे, उन्होंने विकसित भारत 2047 लॉन्च किया। आप सबको पता है, हमारा जो इंडिया है 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। अब क्या है, इसके 100 साल बाद 1947 के अंदर क्या हुआ था, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इसके 100 साल बाद जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, उसके बाद यानी कि 2047 में, ठीक है, 2047 में क्या है, इंडिया अपने जब 100 साल पूरे कर लेगा अपने इंडिपेंडेंस का, तब हम क्या मना रहे होंगे, हम विकसित भारत 2047 मना रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, अभी हमें पता है इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक, जो हमारा भारत है, एक विकासशील देश है। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि अगर अभी जो हमारे यूथ हैं, क्या है इसमें देखो आपका क्या लिखा हुआ है, वॉइस ऑफ यूथ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च किया है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जितने भी यूथ्स हैं वो अपने आइडियाज, इनोवेशन, ठीक है, स्टार्टअप्स, ये सब कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंट्री के अंदर हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशंस, अपने स्टार्टअप आइडियाज़, ये सब कुछ इन्वेस्ट करता है किसके अंदर, हमारे देश के अंदर, तो 2047 तक जो हमारा भारत है वो विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा। यही इसका मुद्दा है, ठीक है, विकसित भारत बन जाएगा कब तक, 2047 तक। अगर जो युवा है, जो देश का युवा है, देश का जो यूथ है, वो इन आइडियाज़ के ऊपर काम करेगा। तो पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है विकसित भारत @ 2047, ठीक है। बेसिकली उनका विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि उन्हें डेवलप्ड इंडिया देखना है। जब तक 2047 हम मना रहे होंगे, तब तक हमारा जो इंडिया होना चाहिए वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहिए, ये बात है। ओके, आगे है हमारे पास मोहन यादव इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर अभी आपको पता है तो अभी 5 राज्यों के अंदर विधानसभा इलेक्शंस रहे थे। कौन कौन से 5 राज्य थे, अगर बात करें हम लोग तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान और तेलंगाना। ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे क्या रहा था, अभी विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं। और इस विधानसभा इलेक्शंस की ही बात करूँ तो इसमें से टोटल ऐसे 3 स्टेट्स है, 3 राज्य है जहाँ पे क्या किसकी बहुमत रही है, बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर
बीजेपी की बहुमत रही है। वहीं अगर बात करूँ तेलंगाना की, तो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुमत रही है। और अगर बात करूँ मिजोरम की, तो मिजोरम में किसकी पार्टी रही है, तो वहाँ की एक लोकल पार्टी है, मिजोरम की एक लोकल पार्टी है, जोरम पार्टी नाम है उसका। तो उस लोकल पार्टी का क्या रहा था वहाँ पे, मीन्स बहुमत रहा है, उसकी सरकार बनेगी। अब है इनमें से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो हमारा न्यूज़ है आज का। तो मध्य प्रदेश में नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। क्या नाम है उनका, मोहन यादव। ठीक है, अगर यहाँ बात करो तो बीजेपी ने टोटल 163 सीटें जीती है। कितने में से, टोटल 163 सीटें जीती है 230 में से। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ यहाँ की, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मध्य प्रदेश की ही बात करें, बाकी स्टेट्स की हम जब नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होंगे, जब हम डिस्कस करेंगे, तब हम उसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 66 सीटें जीती थी। और एक जो सीट है वो अदर, कोई वहाँ की जो लोकल पार्टी होगी, निर्दलीय कुछ भी, तो उन्होंने एक सीट जीती है। ये रहा था। तो एक बहुत ही अच्छे, आधे से ज़्यादा रैंकिंग के साथ, सीट्स के साथ बहुमत में कौन थी, बीजेपी। किनको इलेक्ट किया गया है एज अ चीफ मिनिस्टर, तो आपके मोहन यादव को। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं यहाँ के। बात करें तो मध्य प्रदेश के ही, ओके, मध्य प्रदेश के ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए। किनको इलेक्ट किया गया है, तो हम बात करते हैं डिप्टी सीएम की। तो 2 डिप्टी सीएम बने हैं। क्या क्या नाम है वो देख लो आप लोग। एक है राजेंद्र शुक्ला और दूसरे कौन है, जगदीश देवड़ा। ठीक है, इन्हें डिप्टी एज अ डिप्टी सीएम, डिप्टी मुख्यमंत्री, इनको चूज किया गया है। अगर बात करें यहाँ की असेंबली के स्पीकर, किनको चूज किया गया है, मध्य प्रदेश के असेंबली स्पीकर के रूप में किनको इलेक्ट किया गया है, तो ये इलेक्ट किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर को क्या इलेक्ट किया गया है, असेंबली इलेक्शन। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप मुझे बताएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री वो हमारे, कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री वो संभालते हैं भारत के अंदर, कैबिनेट्स के अंदर, ये आप बताएंगे। अगला है हमारे पास इन्वेस्ट इंडिया टू होस्ट 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्या है आपके पास, इंडिया होस्ट करने वाला है, इंडिया में इवेंट होने वाला है। कौन सा इवेंट, 27वां। ठीक है, 27वां क्या, 4 दिवसीय विश्व निवेश सम्मेलन। 4 दिवसीय यानी 4 दिन का रहेगा। 4 दिन कौन से, 11 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 14 दिसंबर तक। 4 दिन कौन से, 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये इवेंट रहने वाला है। इसमें क्या होगा, वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज इंडिया आएगी, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, ये एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात की जाएगी, अलग अलग जितने भी आपके हैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ नए स्टार्टअप से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर जो भी है इसके अंदर बात की जाएगी। तो इस बार जो है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है, वापस से देख लो। 4 दिन का इवेंट रहेगा, कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली के अंदर रहेगा। ठीक है, ये इवेंट रहेगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। 4 दिन का इवेंट है, विश्व निवेश सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास इंडियन नेवी कंडक्ट बाई एनुअल प्रस्थान एक्सरसाइज ऑफ मुंबई कोस्ट। क्या है, बाई एनुअल से क्या समझते हो कि साल के अंदर 2 बार ये इवेंट होता है। ठीक है, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में ये एक बार ये इवेंट रहता है, यानी कि साल में कितनी बार हो गया, साल में ये इवेंट 2 बार हो गया। अब ये जो इवेंट है वो 2 फेज में किया जाता है। ठीक है, ये जो इवेंट है 2 फेज में किया जाता है। फेज 1
और फेज 2। ठीक है, 2 फेज में इवेंट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में किन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है, तो फेज 1 में बेसिकली अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर, सिक्योरिटी रिस्क यानी कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे सिनेरियोज, इसमें पार्टिसिपेट बेसिकली करती कौन है, तो इंडियन नेवी। ठीक है, ये करवाती कौन है, इंडियन नेवी करती है। फेज 1 के अंदर इंडियन नेवी के साथ साथ, ठीक है, इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन एयर फोर्स भी शामिल होती है। इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है जिसके अंदर टेररिस्ट जो गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां, बॉम्ब डिफ्यूजिंग, ऐसे इनसे डील करने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर काम करते हैं कौन, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं, इनकी ड्रिलिंग होती है। वहीं हम लोग बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई है ना ऑयल की वेसल, जैसे ये इंडियन नेवी समुद्र के अंदर अपना काम करेगी, इतना तो समझते हैं हम लोग। अब क्या है, समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई तेल का कुआं होता है, तेल के कुएं में आग लग गई, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाना, वहाँ से लोगों को निकालना, वो मेडिकल मीन्स अगर ऑयल में आग लगी है, वहाँ पूरा जो समुद्र में जो जानवर जीव जंतु रह रहे हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनकी लाइफ को बचाना, इन सब की ड्रिलिंग होती है कि उनसे कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर इंडियन नेवी के साथ साथ कौन कौन होता है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ONGC, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब मिले हुए होते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, नेचुरल गैस, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज किन के पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ये हमारे किन के पास है, तो ये है आपके हरदीप सिंह पुरी जी के पास। ठीक है, किन के पास है, ये हरदीप सिंह पुरी जी के पास ये आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। समझ में आ गया। जो फेज 2 है वो किसके ऊपर रहता है, फेज 2 बेसिकली ऑयल से, जो आपके तेल के कुएं हैं समुद्र के अंदर, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो उससे डील करने के लिए इंडियन नेवी, एयरफोर्स के साथ, ONGC के साथ, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन सब को मिलाकर एक ड्रिल होता है, ये करते हैं। वही फेज 1 की बात करूँ तो फेज 1 में क्या होता है, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क यानी कि टेररिस्ट अटैक और के ऊपर ड्रिल होती है, जो कि इंडियन नेवी किन के साथ मिलके करती है, इंडियन एयरफोर्स के साथ। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें आर्मी से रिलेटेड, में से हमारे इंडियन मिलिट्री से रिलेटेड, तो क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपके चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, हमारे नेवल चीफ कौन है, तो और साथ साथ एक काम करते हैं, इंडियन नेवी के लिखते हैं, एयरफोर्स के लिखते हैं, एयरफोर्स के कौन है, और मिलिट्री के कौन है, आर्मी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंडियन आर्मी जनरल कौन है। ठीक है, इंडियन आर्मी के जनरल कौन है। और बात करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है इंडिया के अंदर, क्या नाम है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के अंदर जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले इंडियन नेवी के कौन है चीफ, तो ये है आपके R हरि कुमार। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एयर फोर्स, एयर मार्शल, एयर चीफ कौन है, तो ये है आपके VR चौधरी। ठीक है, ये एयर मार्शल चीफ है। अगला है हमारे पास इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी है। ठीक है, CDS, अगर CDS पता है तो सबसे पहले CDS कौन थे इंडिया के, विपिन रावत, हम सब जानते हैं। अगले हैं आपके पास अभी कौन है, तो अभी है आपके अनिल चौहान। ठीक है,
अभी है अनिल चौहान। ये है आपके इस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके डिफेंस से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किया। एक और है आपके पास डिफेंस से रिलेटेड है, वो देख लो। इंडियन आर्मी ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है ऑनर रन। इंडियन आर्मी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या नाम है, ऑनर रन। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन, याद रखना ऑनर रन किसने किया है, किसने किया है, इंडियन आर्मी। ऑप्शन आपके पास ये भी आ सकता है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है, इंडियन नेवी ने किया है, किसने किया है, तो इंडियन आर्मी ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है एक रेस समझो, एक मैराथन समझो, उसका इनॉग्रेशन किया, मीन्स वो स्टार्ट किया है। अगर इसकी बात करूँ तो ये जो है ये तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तीन नहीं सॉरी चार अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, चार अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये रेस रहे थे, जो कि रेस 21 लगभग 21 किलोमीटर का सबसे बड़ा रेस था। जो सबसे बड़ा रेस था वो लगभग 21 किलोमीटर का था, और जो सबसे छोटा मैराथन था वो 3 किलोमीटर का था। ठीक है, चार अलग अलग कैटेगरीज में ये रेस रहे, अलग अलग डिस्टेंस में। सबसे बड़ा वाला जो रेस रहा 21 किलोमीटर का, सबसे छोटा वाला जो रेस रहा है वो आपके 3 किलोमीटर का रहा है। ये इवेंट कहाँ रहा है, तो ये आपके न्यू दिल्ली के अंदर रहा है। इसमें 14,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 14,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर भाग दौड़ करने आए थे। ठीक है, कौन कौन लोग थे, जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड, मीन्स इंडियन आर्मी की फैमिलीज थी, रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, वहाँ के दिल्ली के रहने वाले, जो खुद इंडिविजुअल्स हैं, साथ ही साथ एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं। ठीक है, एनसीसी कैडेट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था बहुत ज़्यादा नंबर में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किसके उपलक्ष्य में मनाया गया है, तो कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो हम लोग कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस ये अपन कब मनाते हैं, तो ये अपन मनाते हैं 26 जुलाई को। ठीक है, कब मनाते हैं, 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ये आपका इससे रिलेटेड न्यूज है। बेसिकली है क्या, ऑनर रन, इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम यानी एक मैराथन स्टार्ट किया था, किसके लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, किनको, जो कि कारगिल के अंदर जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अब बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी है, वॉर जीता है, हमें जीत दिलाई है कारगिल वॉर। ठीक है, चार अलग अलग कैटेगरीज में रेस रही थी, न्यू दिल्ली के अंदर रहा था, 14,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे लोग, उसमें से एनसीसी कैडेट्स ने सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर में, साथ ही साथ वहाँ के जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्होंने। और कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जुलाई को मनाते हैं। अगला न्यूज़ है आपके पास, रामनाथ कोविंद लॉन्चेस बुक नए भारत का सामवेद। ये जो नए भारत का सामवेद है, ये किनको ऊपर ये बुक लिखी गई है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनके ऊपर लिखी हुई बुक है। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ तो इन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। जैसे अगर आप लोग देखो तो कर्मोदय, ठीक है, कर्मोदय, कर्मोदय ग्रंथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किन्होंने लिखी है, ये अमित शाह जी ने लिखी है। ठीक है, अमित शाह जी ने ये पुस्तक लिखी है, कर्मोदय ग्रंथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे मोदी जी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत 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 सारी। ठीक है, क्या क्या नाम है, नमो स्टोरी, ठीक है, नमो स्टोरी, द मोदी इफेक्ट, नरेंद्र मोदी, ठीक है, अ पॉलिटिकल जर्नी, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल जर्नी। ठीक है, और है नरेंद्र मोदी यस ही कैन, और बुक्स इनके ऊपर लिखी गई है। और बात करूं
द मैन इन मूवमेंट, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। तो उनमें से ही एक पुस्तक है जिनको किन्होंने रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या नाम है, नए भारत का संविधान। इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ली गई है उसके ऊपर ये बुक लिखी है। मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्र में, फिनेंस के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें करी है उन्होंने। तो बेसिकली ये किन चीज़ों के ऊपर बात करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान, ठीक है, जो हमारे संविधान से रिलेटेड जो भी फैसले लिए गए, जो भी स्ट्रेटेजिक चीज़ें की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, उन सब बातों पे यहाँ पे बात की गई है इस बुक के अंदर। नाम क्या है, नए भारत का संविधान, ठीक है। इसमें उनके फैसलों के बारे में लिखा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा अगला है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2023 ये मनाया कब जाता है, देखो क्या है, एक समझो एक ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945, ठीक है। क्या हो गया इसको, हाँ 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, यूएन ने ही क्या किया है, अप्रूवल दिया था। यूएन ने ही कहा कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए, क्या नाम है उसका, ठीक है, क्या नाम है, UDHR, यानी कि यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये कब दिया गया था, 1948 के अंदर, वो भी 10 दिसंबर को। तो इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे, ठीक है। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे। 1948 में पहली बार मनाया गया था। तो इस बार इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस बार 75वां 75वां, ठीक है, इस बार हम लोग जो मना रहे हैं वो 75th ह्यूमन राइट, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, तो वो हम लोग इस बार कौन सा मना रहे हैं, 75वां ह्यूमन राइट डे मना रहे हैं। किसने इसको अप्रूवल दिया था, इम्पॉर्टेंट है, किसने दिया था, तो दिया था 24 यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन ने 24 अक्टूबर 1949 को इसका अप्रूवल दिया था। अगर बात करें तो आपका यूनाइटेड नेशन जो है इसका कैलिफोर्निया यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका निधन हो गया है। क्या नाम है, आप देख लीजिए यहाँ पे, वेटरन कन्नड़ एक्टर, क्या नाम है, लीलावती, उनका नाम है लीलावती। ये पास अवे, इनका अभी हाल में ही निधन हो गया है। इन्होंने टोटल 600 से ज़्यादा फिल्में करी है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। कन्नड़ की दुनिया में, कन्नड़ के फिल्म जगत में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल, बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो इनका हाल में ही निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल में ही जो एक कन्नड़ एक्ट्रेस है जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, लीलावती। कितने साल की एज में इनकी डेथ हो गई है, तो 86 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। इनका निधन हो गया, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370, आर्टिकल 370, ठीक है। हमें पता है आर्टिकल 370 कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था। जम्मू कश्मीर 370 क्या करता है, एक स्पेशल राइट देता है, ठीक है, स्पेशल राइट देता है, किसी भी स्टेट को एक स्पेशल राइट देता है। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा। 370 हटाया गया था, हम सबको पता है। अगर आप न्यूज़ से थोड़ा अपडेटेड हैं तो अगर हम बात करें 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 में 370 हटा दिया गया था। यानी जो मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सेकंड टर्म था, उस समय जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया। पर हटाने के बाद बहुत बार क्या आ रहा है, लोग अपील डाल रहे हैं कि 370 नहीं हटाना चाहिए। कभी कोई ऑपोजिशन पार्टी, कभी आप पार्टी, कभी लोकल जो हम में से सिटीजन्स हैं वो कह रहे हैं ये रीजंस है जिसकी वजह से 370 को नहीं हटाना चाहिए। अभी कश्मीर के अंदर वहाँ हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि
जो निरस्त करने का फैसला था वो बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर मीन्स कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है वो भी एक पर्टिकुलर एक स्टेट है, तो हर एक स्टेट को आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 और 370, ठीक है, ये दोनों सारे स्टेट के हिसाब से मीन्स सारे स्टेट पे यही चीज़ें सेम चीज़ें लागू होगी, वो भी हमारा इंडिया का ही पार्ट है तो उस पर भी यही चीज़ें लागू होगी। आर्टिकल 1 आपको पता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो भारत है वो बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आते हैं हम लोग, हुआ क्या था 5 अगस्त 2019, इसमें थोड़ा सा स्टैटिक के अंदर जाते हैं। तो जो आपका 1949 में 370 लागू कब हुआ था? 1949 के अंदर 370 लगा दिया गया था, बहुत साल तक वहाँ पे लगे रहे। फिर 5 अगस्त 2019 के अंदर इसको हटाया गया। उसको हटाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुए। लोगों ने कहा कि हटाया है तो वापस रहने दो, वहाँ रहना 370 लगा रहना वहाँ के लोगों के लिए बहुत सही है। देन क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बिठाई गई। थोड़ा सेटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग इसी के अंदर। तो बेंच बिठाई गई, 5 जजेस की बेंच थी जिनको की हेड किन्होंने किया है, तो आप यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस की इमेज देख सकते हैं, DY चंद्रचूड़ जी, वो चीफ जस्टिस है। एक बार सारे जो इसमें जो मेन जो 5 जजेस की ज्यूरी बैठी थी, 5 जजेस की जो जज की जो बेंच बैठी थी, उनके नाम आप एक बार देख लो, मे भी आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हेड किन्होंने किया है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है। इन्होंने इस मीटिंग को, इस बेंच को इन्होंने क्या किया है? हेड किया है। और अगर बात करें और कौन है, तो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत है। और अगर हम बात करें और कौन है, तो जस्टिस संजय किशन, ठीक है, जस्टिस संजय किशन कौल। और अगर बात करें और कौन है, टोटल 5 जज थे, एक हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। एक कौन है? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। एक और हम लोग बात करते हैं, एक और जस्टिस है वहां पे, क्या थे? BR गवई, ठीक है, क्या नाम है? BR गवई। ये जो आपके 5 जजेज का बेंच बैठा था, जिन्होंने फैसला लिया है कि 370 जो हटाने का फैसला था वो बिल्कुल सही है, पर हाँ, जैसे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है उस पर फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट उसके अंदर कुछ चेंज कर सकता है, तो वो अभी भी ऑन है, प्रेसिडेंट उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। और इसको हेड किन्होंने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़ जी ने इसको हेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसी के अंदर हम बात करते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसी टॉपिक के ऊपर कल एक ट्वीट किया था। ट्वीट क्या था? टुडे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज हिस्टोरिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड। यानी बेसिकली इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि जो मुद्दा जो मीन्स 2019 के अंदर हटाया गया था, उसके बाद यही फैसला रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि जो हटाना है वो बिल्कुल सही है। तो इसी के अफोल्ड के अंदर उन्होंने तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेज की फैसले को सराहना करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए अपना ये ट्वीट लोगों तक पहुंचाया है, ठीक है। तो ये रहा था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने आज जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय खेल को जितने भी हैं, जितने भी मुद्दे आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। आप जरूर हमें बताएं आपको कैसा लगा ये सेशन। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो डेली आप सुबह जुड़े हमारे साथ, सुबह 7 से 8, ठीक है, मिलते हैं।